अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हुसैन अब्बास और आप देख रहे हैं SHS नॉलेज। दोस्तों, वालिदैन अल्लाह पाक की वो नेमत हैं कि जिसका कोई नेमल बदल नहीं है। वालिदैन हमें बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी के बाद बुढ़ापे तक अगर वालिदैन ज़िंदा हैं तो हमारी ना सिर्फ फ़िक्र करते हैं बल्कि हमारी बहुत सी ज़रूरियात का भी ख्याल करते हैं। और इसीलिए इस्लाम के अंदर बेशुमार अहादीस हैं, कुरान पाक के अंदर इस बात का भी जिक्र है और बहुत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके बाद उनके सहाबा और अल्लाह पाक के जितने भी उलमाए कराम हैं, सब ने जो है वो वालिदैन की खिदमत करने पर जो है वो बहुत ज़्यादा जोर दिया है। इवन के उनके बुढ़ापे के हवाले से और उनके जो है उम्र के किसी भी हिस्से में वो हों, हमें बेअदबी से मना किया गया है। तो हमें ना सिर्फ जो है हमें जज्बात के अंदर आके सम टाइम बहुत सी बातें ऐसी हो सकती हैं कि जिसके अंदर हमारा उनके साथ डिसएग्रीमेंट हो, लेकिन हमें उनके सामने जब भी बात करें तो हमें चाहिए कि हम अदब का मुजाहरा करें, उनके सामने कभी हमारी आवाज़ ऊंची ना हो। और क्योंकि वो कभी भी जो वालिदैन हैं वो कभी भी अपनी औलाद के बारे में एटलीस्ट बुरा नहीं सोच सकते, ना ही बुरा चाह सकते हैं। तो हमें वालिदैन की कदर करनी चाहिए, उनकी मौजूदगी को नेमत समझना चाहिए, क्योंकि उनकी गैर मौजूदगी या उनके जाने के बाद कोई भी फैमिली मेंबर जो है वो उनका नेमत बदल नहीं हो सकता, उन जैसा हमारा ख्याल जो है वो नहीं कर सकता। इस पैगाम के साथ आज हम अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। दोस्तों, हमने कल जो है दो नाउन की टाइप्स के बारे में स्टडी किया था एंड दोज वर एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कॉन्क्रीट नाउन। अभी तक हमने जो टाइप्स ऑफ नाउन डिस्कस कर ली हैं वो ऑलमोस्ट 8 हैं। आज हम लोग 2 टाइप्स जो है वो मजीद डिस्कस करेंगे। तो बिफोर गोइंग फर्दर लेट्स रिवाइज सम सॉर्ट ऑफ definitions and examples of the last definitions. We discussed about abstract noun, the name of different qualities that are not physically observed, जो हम लोग अपनी 5 senses की मदद से देख नहीं सकते, उनका मुशाहिदा नहीं कर सकते, उनको हम लोग कहते हैं कि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। वो क्वालिटीज हो सकती हैं, वो थॉट्स हो सकते हैं, लाइक ब्यूटी है, पेशेंस है, डिसअपॉइंटमेंट है, एग्रीमेंट है, एम्बैरेसमेंट है, कमिटमेंट है। तो ये वो सारी की सारी बातें हैं जो हमारे मुंह से निकलती हैं लेकिन फिजिकली हमें कहीं पर नजर नहीं आती हैं। सो दीज आर द नेम ऑफ द क्वालिटीज आर थॉट्स फिजिकली एब्सेंट। उसके अपोजिट जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वो थी कॉन्क्रीट नाउन की। ईच एंड एवरी मटेरियल ऑब्जेक्ट having physical existence or presence through our 5 senses, it is named as concrete noun. उसमें बेशुमार चीजें आ सकती हैं, उसमें प्रॉपर नाउन हो सकता है, कॉमन नाउन हो सकता है, जेंडर नाउन हो सकता है, because all nouns are physically present, so we name them as concrete noun. So today we are going to discuss 2 types of noun. Number 1 is कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जैसा कि नाम से जाहिर है, नाउन मीन्स नेम और नेमिंग वर्ड एंड कलेक्टिव मीन्स कलेक्शन और ग्रुप। कलेक्टिव चीजों को कलेक्ट करके उनका कलेक्टिवली कोई नाम दिया जा रहा है, इस वर्ड से हमें ये मीनिंग मिलता है। हम कंसिडर करते हैं कि मिसाल के तौर पे मेरे पास एक बोल्ड मार्कर है, एक मेरे पास स्केल है, एक रबर है, एक शार्पनर है और उसके बाद मेरे पास एक ज्योमेट्री बॉक्स है। लेकिन सम टाइम हम लोग एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं स्टेशनरी। अब जब हम स्टेशनरी की बात करते हैं तो कलेक्टिवली हम लोग इन 5-6 आइटम्स या इन जैसे बहुत से बेशुमार दूसरी आइटम्स का भी जिक्र कर रहे होते हैं। अगर आप किसी शॉप पे जाएं और उन्हें कहें कि आपसे हमें स्टेशनरी मटेरियल रिक्वायर्ड है, तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम्स वो आपके सामने पेश कर देगा, इनमें से आपको कौन सी चीज चाहिए। तो अब इनका कलेक्टिवली अगर मैं एक नाम दे रहा हूं तो किस बेस पे सबका एक नाम दे रहा हूं, क्योंकि इनका जो कॉमन पर्पस होता है वो लिखने से मुतालिक होता है। लिखा जाए, पेन को तराशा जाए, लिखे हुए अल्फाज को मिटाया जाए या इस तरह से जब लाइनिंग वगैरह लगानी हो, तो ये सारा पर्पस जो होता है उसमें कॉमन होता है। इसी तरह से हम लोग बात करते हैं वो मेरा भाई है, वो मेरी सिस्टर है, ये मेरी वालदा है, ये मेरे वालिद है।
तो हम लोग अगर सबको सेपरेटली काउंट करने के बजाय अगर मैं ये कह देता हूं कि ये मेरी फैमिली है, तो फैमिली के अंदर मैं अपने ब्लड रिलेशंस की बात कर रहा होता हूं। जब मैं फैमिली का नाम लेता हूं तो उसमें मेरे बहन भाई मेरे वालिदैन सब उसके अंदर जो है वो कंबाइनली आ जाते हैं ब्लड रिलेशन के कॉमन होने की वजह से। उसके बाद हम बात करते हैं, एक रूम है, उसमें चेयर पड़ी है, उसमें टेबल पड़ा है, उसमें शोकेस पड़ा हुआ है, उसमें अलमारी वगैरह पड़ी हुई है, लेकिन मैं उनको कलेक्टिवली ये भी कह सकता हूं कि रूम के अंदर बजाय चेयर टेबल 5-6 चीजों के नाम लेने की बजाय अगर मैं ये कहूं कि रूम में फर्नीचर पड़ा है तो ये मेरे लिए और ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि जिसको मैं बता रहा हूं उसको पता चल जाएगा कि इस रूम के अंदर फर्नीचर पड़ा है, टेबल चेयर्स एंड रिलेटेड आइटम्स जो है वो इस रूम में मौजूद हैं। इसी तरह से और भी बहुत से नाम हैं, आपके पास मवेशी खड़े हैं, काऊ है, बफेलोज है, काव्स है, उसमें और भी बहुत से मेल फीमेल जो डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स होते हैं वो खड़े हैं, लेकिन जो डोमेस्टिक लाइफ स्टॉक होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन सबको अलग अलग नाम लेने की बजाय अगर मैं ये कह देता हूं कि हमारे जो फार्म हाउस है उसमें कैटल मौजूद है या कैटल्स मौजूद है, तो इट मींस के कैटल कहने से मुराद ये है कि उसमें जितने भी मवेशी हैं, जितना भी लाइफ स्टॉक है, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनको कलेक्टिवली मैं नाम दे रहा हूं, उसे हम कहते हैं कैटल। सो व्हाट आर दीज नेम्स एंड व्हाई वी रिक्वायर देम? उसका सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर आपके पास बहुत सी चीजें अवेलेबल हों, चाहे वो लिविंग हों, चाहे वो नॉन लिविंग हों, चाहे वो ऑब्जेक्ट्स हों या व्हाट एवर द टाइप इज, अगर उनका कॉमन गोल या पर्पस एक है या उनका जो कॉमन एक्शन है वो एक है, तो हम उनको कलेक्टिवली एक नाम दे देते हैं ताकि आप कलेक्टिवली सबको कंबाइन कर लें और उनको एक नाम दे दें, तो उस नाम को हम लोग कह देते हैं कलेक्टिव नाउन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we write down the definition of collective noun. Collective noun refers to the name or names of collection or group of persons, places, things or objects. सो हम लोग नाउन के अंदर यही चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं, पर्सन्स के नेम्स, प्लेसेस के नेम्स, ऑब्जेक्ट्स के नेम्स। अब उनकी डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से हम उनके डिफरेंट टाइप्स बना रहे हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि कलेक्टिव नाउन रेफर करता है उन नेम्स को जो कि कलेक्शन या ग्रुप ऑफ पर्संस हो। हमारे पास जो है वो पर्संस जो है वो बहुत ज्यादा फॉर्म के अंदर हो सकते हैं, बहुत से लोग हो सकते हैं, हम उनको पीपल कह देते हैं, हम उनको कमिटी कह देते हैं, हम उनको ज्यूरी कह देते हैं, राइट। तो पर्संस जो है हम उनको फैमिली, जैसे भी मैंने बोला फैमिली, तो दीज आर ग्रुप ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू योरसेल्फ इन वन कॉमन ब्लड रिलेशन। सो प्लेसेस, उसके अलावा जो है जैसे हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा स्टेट्स जो है वो आ जाती है, यूएई है तो उनके अंदर बहुत ज्यादा जो है वो स्टेट्स आ जाती हैं। तो प्लेसेस हो सकती हैं, थिंग्स हो सकता है, ऑब्जेक्ट्स हो सकता है, जैसे भी हमने बात की थिंग्स के वो स्टेशनरी हो सकता है, वो फर्नीचर हो सकता है, राइट। तो कलेक्टिवली हम लोग जब चीजों को एक नाम दे देते हैं तो उनको हम लोग कह देते हैं कलेक्टिव। अभी हमने जो एग्जांपल्स दी, फॉर एग्जांपल फर्नीचर, फैमिली, क्लास, पुलिस, ज्यूरी, कमेटी, फ्लॉक, हर्ड, कैटल, etc. So there are many more collective nouns except these one. So there are many objects, different type of objects having common goal, so we can give them a collective noun. अब यहाँ पे बात एक ये आ जाती है कि जब हम बहुत से लोगों की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स के वो प्लूरल फॉर्म के अंदर हमें मिलते हैं। अगर मैं बात करता हूँ हसन, हसन इज अ सिंगुलर नेम,
लेकिन जब मैं बात करूंगा हसन, उस्मान, अली, अहमद, तो इट मींस कि दे आर मोर देन वन पर्सन। मोर देन वन पर्सन का मतलब ये है कि वो अब सिंगुलर नहीं रहेगा, वो प्लूरल हो जाएगा। तो आया कि क्योंकि इसके अंदर हम लोग मोर देन वन आइटम या मोर देन वन पर्सन या मोर देन वन प्लेस की बात कर रहे हैं, तो क्या कलेक्टिव नाउन जो है ये प्लूरल फॉर्म के अंदर लिया जाएगा या सिंगुलर फॉर्म के अंदर लिया जाएगा। तो एक सेंटेंस के अंदर नाउन जो कलेक्टिव नाउन होगा, जो कि बतौर सब्जेक्ट आ रहा होगा या ऑब्जेक्ट आ रहा होगा, उसके साथ जो वर्ब का एग्रीमेंट है, जिसे हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं या डिसएग्रीमेंट कहते हैं, इस सूरत के हाल में हम लोग अगर यहां पे लिखते हैं सब्जेक्ट वर्ब डिसएग्रीमेंट। अब डिसएग्रीमेंट हम यहां पे क्यों लिख रहे हैं? एग्रीमेंट क्या होता है, डिसएग्रीमेंट क्या होता है? अगर यहां पर मैं वर्ड लिख देता हूं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इट मींस इन अ सेंटेंस verb should satisfy his subject. Verb should be used according to the subject. कि जो verb है वो subject के मुताबिक आना चाहिए। For example, if I am saying I am singing, here is the subject, here is the verb. So am is used with I in singular form. This is called as subject verb and agreement. And if I write down I are singing, here this is a singular subject I, and are is a verb helping verb that is used with more than one person, so their subject is doesn't verb doesn't agree with the subject, so we can say in this sentence subject verb disagreement is present. Same is the case with collective noun. When I say the band is a band of musicians, the band of musicians or the band is playing sounds, कि वो म्यूजिक बजा रहा था, मौसीकी जो है वो चला रहे थे। तो इट मींस दैट अब जो बैंड है उसके अंदर मोर देन वन पर्सन है। अगर मोर देन वन पर्सन है तो फिर हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब इज क्यों यूज किया है? द रीजन इज, अगर तो वो सिंगर्स हैं या म्यूजिशियंस हैं, अगर वो इंडिविजुअली अपना अलग अलग जो साउंड है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर तो वो बैंड में शामिल ही नहीं होंगे। अगर वो सेम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं कलेक्टिवली, उनका रिदम, उनकी मौसीकी की आवाज अगर वो सेम है, तो सबका क्योंकि एक्शन सेम है, सबकी जो एक हार्मनी है म्यूजिक के अंदर, तो कलेक्टिवली उनको हम लोग सिंगुलर नाउन दे देंगे, कलेक्टिव नाउन दे देंगे, जिसको हम कह देते हैं बैंड। अब वो कलेक्टिवली सबको एक नाम दिया जा रहा है, बहुत से नाम नहीं दिए जा रहे, तो वो जो नेम है वो सिंगुलर फॉर्म के अंदर हम लोग यूज करते हैं। द बैंड इज प्लेइंग, फर्नीचर इज प्रेजेंट इन द रूम, फैमिली इज सिटिंग ऑन द काउचेस पोज, द पुलिस इज वॉकिंग ऑन द रोड फॉर एग्जांपल, and the jury is judging the decision, for example, or concluding some decision. So these are collective nouns, always use we can say singular form of the verb or first form of the verb. They don't agree with the plural verb. तो हम ये कह देते हैं कि जो कलेक्टिव नाउन होता है ये सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये बहुत से आइटम्स को, बहुत सी चीजों को सेम पर्पस, कॉमन गोल की बिना पर, कॉमन प्रॉपर्टी की बिना पर सिंगुलर नेम दे दिया जाता है, एक नेम दे दिया जाता है जिसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, और वो बतौर सिंगल सब्जेक्ट के, सिंगल नाउन के हम लोग यूज करते हैं। There can be some exceptions also. For example, exceptions are what? It means when subject doesn't agree with the verb. Now what? अगर for example कोई unusual केस आ जाता है जिसके अंदर एक ग्रुप ऑफ पीपल का, जिसको हम लोगों ने कलेक्टिव नाम दिया हुआ है, उनका कॉमन गोल नहीं रहता, depending upon the context of the sentence. Context of the sentence is very much important for the unusual performance of subject verb and the agreement. अगर उसमें कॉमन गोल नहीं रहता तो फिर डेफिनेटली हमें
अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चलना पड़ेगा। सो फॉर एग्जांपल ये एक्सेप्शंस है, रेगुलर फॉर्म ऑफ कलेक्टिव नाउन्स नहीं है कि जिसके अंदर हम लोग उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करते हैं या कलेक्टिव नाउन को एज अ प्लूरल नाउन जो है वो कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं फ्लॉक ऑफ बर्ड की, अब फ्लॉक ऑफ बर्ड को कहते हैं या फ्लॉक ऑफ शीप्स भी कह देते हैं, परिंदों का एक झुंड, क्योंकि परिंदों का झुंड जब जा रहा होता है उनकी डायरेक्शन सेम होती है, वो कंबाइंड फॉर्म के अंदर उड़ रहे होते हैं, तो हम उनको कलेक्टिवली कह लेते हैं फ्लॉक। हाँ, अगर ये हो कि हर परिंदे की डायरेक्शन डिफरेंट हो, कोई रुका हुआ हो कोई, फिर वो फ्लॉक नहीं रहेगा, तो हम फिर ये कह देंगे द फ्लॉक आर फ्लाइंग इन द स्काई, कि कोई इधर उड़ रहा है, कोई इस डायरेक्शन में उड़ रहा है, कोई सामने उड़ रहा है, तो वो बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल केस होते हैं। तो इस वजह से चीजों को आसान करने के लिए, इस नाउन को आसान करने के लिए दो बातें हैं, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैविंग सिमिलर गोल्स, हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, हैविंग सिमिलर पर्पस, तो कलेक्टिवली हम उनको एक नेम दे देते हैं इंस्टेड ऑफ काउंटिंग डिफरेंट नेम्स, उस कलेक्टिव नाउन को फिर हम लोग एज अ सिंगुलर नाउन कंसीडर करते हैं। सो दिस इज एग्जांपल एंड डेफिनेशन ऑफ द कलेक्टिव। डियर फ्रेंड्स, कलेक्टिव नाउन के बाद हमारे पास आज की जो सेकंड टाइप ऑफ नाउन है वो है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन, इसको समझने के लिए आपकी अटेंशन चाहिए, बिकॉज इट इज नॉट ओनली इंटरेस्टिंग बट आल्सो इट नीड्स योर फोकस आल्सो। इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें जो है वो तवज्जो दरकार है और इसको प्रैक्टिस भी करना दरकार है, क्योंकि हमें कंपाउंड नाउन बहुत से कॉम्बिनेशंस के अंदर नजर आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको वर्ड टू वर्ड देख लेते हैं। नाउन मीन्स नेम, and the word compound that we also study in science made up of two or more than two words. Compound means two or more words. तो सिंपलीफाई अगर हम इस वर्ड को करें तो इट मीन्स नाउ कंपाउंड नाउन is the name made up of two words। एक ऐसा नाम जो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ हो। अब दोनों नेम भी हो सकते हैं, उनमें से एक वर्ब एक नाउन हो सकता है, एक एडजेक्टिव एक नाउन हो सकता है, एक वर्ब एक नाउन हो सकता है, एक प्रीपोजिशन एक नाउन हो सकता है, एक वर्ड और एक फ्रेज मिलकर भी नाउन हो सकते हैं। तो कंपाउंड नाउन में हमने ये देखना है कि दो वर्ड जो आपस में मिल रहे हैं, क्या उनके मिलने के बाद नाउन का ही मतलब बनता है, या अगर नाउन के अलावा कोई और मतलब बने, एक्शन बने, क्वालिटी बने, वर्ब बने, एडवर्ब बने, तो वो नाउन में कंसीडर नहीं होगा। वी हैव टू ज्वाइन टू वर्ड्स वेदर इन डिफरेंट फॉर्म्स, इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, बट दे शुड प्रोनाउंस अ नाउन। उसमें दे हैव वेरियस कॉम्बिनेशंस। सो दो वर्ड्स को जो हमने जोड़ना है, अब वो क्या क्या वर्ड है, वो नाउन प्लस नाउन है, एडजेक्टिव प्लस नाउन है, वर्ब प्लस नाउन है, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन है, व्हाटएवर देयर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात बहुत अहम होती है टू रिकॉग्नाइज नाउन, कंपाउंड नाउन, सॉरी, टू रिकॉग्नाइज कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन की जो पहचान है वो बहुत है, क्योंकि अगर दो वर्ड आपस में मिलकर नाउन की सेंस नहीं दे रहे, we cannot join them, we cannot relate those words in compound noun। so हम ये कह सकते हैं कि कंपाउंड नाउन हमेशा दो या मोर देन टू वर्ड्स के ज्वाइन करने से बनेगा और नाउन की ही सेंस देगा। एंड ऑलवेज compound noun is termed as a single name or single noun।
कंपाउंड नाउन जो है वो हमेशा सिंगल नेम के तौर पर ही लिया जाता है, क्योंकि हम लोग नाम जस्ट नाम बनाने के लिए हमें 2 वर्ड्स रिक्वायर्ड हैं, लेकिन जब वो नाम बन जाएगा तो वो नाम सिंगुलर ही। हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वर्ड है बेड, एक वर्ड है रूम। अगर मैं बेड और रूम को देखता हूं तो बेड भी एक नाउन है, रूम भी एक नाउन है। तो इट मींस अगर मैं नाउन प्लस नाउन को ज्वाइन करूं तो मेरे पास एक वर्ड आ जाता है बेडरूम, एंड बेडरूम इज अ सिंगुलर नाउन। सो नाउन प्लस नाउन के बनने से आपके पास बेडरूम आ गया, इसको हम इकट्ठा करके लिखते हैं। सो कंपाउंड नाउन मोस्टली ऐसे भी लिखे जाते हैं कि उनमें कुछ गैप्स हों। कंपाउंड नाउन ऐसे भी होते हैं जिनमें हाइफन्स भी लगाए जाते हैं, जिसको हम लोग सिंपलीफाई उसमें डैश लगा के भी लिख देते हैं। सो कंपाउंड नाउन के कॉम्बिनेशन के हवाले से कंपाउंड नाउन हैज 3 फॉर्म्स, 3 फॉर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन। ये बात थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जिसमें आपकी जो अटेंशन है वो दरकार है। 3 forms of combination. For example, first form is open or spaced. Open और spaced के 2 वर्ड्स हैं, उनमें थोड़ी सी जगह आपने छोड़नी है। For example, टेनिस शू, वो शू जो टेनिस गेम खेलने के लिए आप पहनते हैं, टेनिस शू बोलते हैं। इसको हम इकट्ठा नहीं लिखते, इसमें थोड़ा सा गैप देते हैं। सेकंड वर्ड इज hyphenated. Hyphenated means we use hyphen or we use we can say a dash in between 2 words to join them to become a compound noun. For example, six pack. And the third one is closed or solid form, like we have use one example as bedroom. So कंपाउंड नाउन को 3 फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशंस के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं। या उन दोनों वर्ड्स के दरमियान कुछ गैप होता है, या उनके दरमियान एक डैश होती है, या फिर दोनों वर्ड्स को आपस में मिला के जो है वो लिखा जाता है। सो इन 3 फॉर्म्स के अंदर हम लोग कंपाउंड नाउन को स्टडी करते हैं। ओपन कंपाउंड नाउन्स, हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन्स एंड क्लोज्ड और सॉलिड कंपाउंड नाउन, जो कि लेकिन ये तीनों के तीनों सिंगुलर नाउन के तौर पर ही यूज किए जाते हैं। सो अगर आप देखना चाहते हैं तो बेशक इनको लिखें, ताकि हम कुछ कॉम्बिनेशंस को देख लेते हैं कि कैसे 2 वर्ड्स जो डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको हम लोग मिला के कंपाउंड नाउन जो है वो बनाते हैं। So we are talking about combinations. How many different words or how various words are joined together to make a compound noun. The first one combination is noun plus noun. We join 2 nouns and make one compound noun. A compound noun, for example, bus stop. I am standing at bus stop. So bus stop are made of 2 nouns, stop and bus. It is a compound noun. Second example is firefly. You can see firefly at night. आप फायरफ्लाई, जिसको हम लोग जुगनू भी कहते हैं, कि उसको आप रात को देख सकते हैं। सो फायरफ्लाई आर मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स दैट आर नाउन्स, फायर एंड फ्लाई, सिंगल नाउन एज कंपाउंड नाउन, एंड वी कैन यूज इट एज अ सिंगुलर नाउन इन अ सेंटेंस. थर्ड वन इज football. I play football daily. It means that
foot is a noun and ball is also a noun, and when we join these two words it becomes a compound noun and used as a singular noun. Football is always written in without dashes, without gaps, and it is a closed and solid noun. So these are the examples of noun plus noun combination. Our second combination is adjective plus noun. We join adjective with noun to make one compound noun. For example, full moon, I feel happy at full moon. So full is an adjective, full of something, and moon is a noun. So adjective plus noun, full moon is a noun, compound noun. Then we write blackboard. Sorry, this is written as a closed form, blackboard. Simply I write on blackboard. So black is an adjective and board is a noun. So adjective plus noun having combination become a compound noun and used as a singular form. So blackboard. White horse. White horse means white is a color, so it is an adjective. Horse is a noun. Adjective plus noun, this combination. I bought a white horse, so it has become a compound noun, white horse, and is used as a singular noun. So this is a compound noun. The compound nouns formed by adjective and noun. So there are three examples. Now we will move the third combination. Third combination is verb plus noun. We can join a verb with a noun and make it a compound noun. For example, I have a verb break and noun fast. Breakfast, it becomes fast. Fast को एडजेक्टिव के तौर पर भी यूज किया जाता है, लेकिन एक चीज ज़हन में रखिएगा कि एडजेक्टिव्स जो है वो नाउन को क्वालिफाई करते हैं। फास्ट को हम लोग नाउन भी कहते हैं, जिसे हम कहते हैं रोजा रखना, तो उसको हम फास्टिंग भी कहते हैं, फास्ट भी कहते हैं, उसमें एक नाउन भी है। तो ब्रेकफास्ट, ब्रेक इज अ वर्ब, ठीक है। तो वर्ब प्लस नाउन इट बिकम्स ब्रेकफास्ट। I took breakfast. I took breakfast in the morning. Now verb can be in the form of ing. Swimming pool. Swimming pool means एक pool जो कि जहाँ पे स्विमिंग की जाती है, ठीक है, उसको हम स्विमिंग is the name of an activity. It is an action, and swimming is an action of working. It can be a gerund also, but यहाँ पर ये बतौर वर्ब के आ रहा है, ठीक है, एक एक्शन के बेशक नेम के तौर पे आ रहा है, लेकिन ये एक्शन को जाहिर कर रहा है। और यहाँ पर जो पूल है वो नाउन है। तो वर्ब जब हम ऐड कर रहे हैं एक नाउन के साथ, तो ये एक कंपाउंड नाउन का बना एक नेम देता है। स्विमिंग पूल एक कलेक्टिव एक नाम है। तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूं कि आई स्विम इन स्विमिंग पूल। हमारे पास जो है कंपाउंड नाउन है, जो कि हम मोस्टली अपने जो है वो घरों में भी ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं। वॉशिंग मशीन। सो वॉशिंग इज अ वर्ब, मशीन इज अ नाउन। वॉशिंग मशीन एक मशीन जो कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सो वॉशिंग मशीन इज अ नाउन
we can say I bought a washing machine yesterday. I bought a washing machine yesterday. इसके अलावा भी वॉशिंग मशीन के बहुत ज्यादा सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं. So these are the simple one I made from these noun. So ये कॉम्बिनेशन है जिसमें हम वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं with noun. So this combination also gives us a compound noun. So in our fourth combination we use noun plus verb combination. So पहले केस में हम लोगों ने वर्ब प्लस नाउन का कॉम्बिनेशन देखा है. अभी हम नाउन एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन देखेंगे. नाउ फॉर एग्जांपल इफ नाउन इज सन एंड वर्ब इज राइज, सनराइज, इनको हम लोग कलेक्टिवली कह सकते हैं सनराइज. इट मींस दैट I like to get up at sunrise, कि मैं सूरज शुरू होने के टाइम जागना पसंद करता हूं या व्हाटएवर. तो इससे और भी बहुत से सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं. सो नाउन प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन. हम एक और एग्जांपल जो है वो ले लेते हैं. नाउन इज हेयर एंड वर्ब इज कट. इनको कलेक्टिवली हम लोग बोल देते हैं हेयर कट. सो हेयर कट इज अ नाउन, जिसे हम लोग कहते हैं कि बाल तराशना. सो हेयर कट को हम सेंटेंस अगर बनाएं तो हम लिख सकते हैं यू नीड अ हेयर कट. सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन इन विच नाउन इज एडेड विद अ वर्ब एंड फॉर्म्ड अ कंपाउंड नाउन. सो ये भी एक कंपाउंड नाउन है जो कि ज्वाइंटली इस्तेमाल किया जाता है. सो दिस इज द फोर्थ कॉम्बिनेशन, नाउन प्लस वर्ब. सो ये चीजें नॉर्मल हैं, लेकिन हम कॉम्बिनेशंस को इसलिए देख रहे हैं ताकि हमें इनको बनाना भी आता हो. डिफरेंट सेंटेंसेस के अंदर हम लोग बहुत से ऐसे नेम्स देखते हैं जो कि ज्वाइंटली यूज किए जा रहे होते हैं, लेकिन हमें उस टाइम चीज का अंदाजा नहीं होता कि ये जो दो वर्ड्स हैं ये कौन कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इनके नेम्स क्या हैं. तो यहाँ पे जो है इनकी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को देखने का मकसद ये है कि हमें ये क्लियर हो सके कि जो डिफरेंट वो दो नेम्स होते हैं वो किस कॉम्बिनेशन में आपस में. वी सी verb plus preposition. Prepositions are what? In, on, at, out, inside, outside, though. So these are different type of prepositions that we use with the verb. They are very rare cases, but we must understand them also. For example, if verb is check and preposition is out. So check out means I stopped my car at checkout. I stopped my car at checkout. Next है ये कॉम्बिनेशन हमारे पास ये आ जाता है. सॉरी सिक्स्थ कॉम्बिनेशन के अंदर हमारे पास आ जाता है नाउन प्लस prepositional phrase. आपको मैंने जब सेंटेंस की डेफिनेशन बताई थी तो उसमें मैंने फ्रेज का ये जिक्र किया था कि फ्रेज इज जस्ट 2, 3 और 4 वर्ड्स दैट हैव इनकम्प्लीट सेंस. फ्रेज गिव्स अस सम सेंस. इट मींस कि हमें मुकम्मल सेंस क्लियर नहीं होती है, थोड़ी बहुत हमें सेंस देता है. इट मींस के फ्रेज को 2 या 3 वर्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है अपनी सेंस को मजीद मुकम्मल करने के लिए, और जब हम 2 या 3 वर्ड्स उसके साथ ऐड कर देते हैं तो वो फ्रेज नहीं रहती, फिर वो एक सेंटेंस बन जाता है. तो फ्रेज प्रेपोजिशनल फ्रेज के प्रेपोजिशन प्लस 1 या 2 वर्ड्स लगे होंगे तो वो प्रेपोजिशनल फ्रेज बन जाएगी और उसके पीछे हम लोग नाउन लगाते हैं. फॉर एग्जांपल इफ आई से mother, prepositional phrase means in. So this is preposition, this is noun. So preposition plus noun becomes a prepositional phrase. So अगर मैं इनको ज्वाइन करता हूं तो it becomes mother in law. So mother in law is a compound word that is made up of noun plus prepositional phrase. So we can write this sentence in
जो है इन अ सेंटेंस लाइक आई रिस्पेक्ट माय मदर इन लॉ, आई हेल्प्ड माय मदर इन लॉ एंड आई मेट माय मदर इन लॉ, तो these type of sentences. And our seventh combination is preposition plus noun. Preposition plus noun. Now it means that the first in combination the first word is preposition and the second word is noun. For example, I take preposition under a noun is world, it becomes underworld. तो अंडरवर्ल्ड जो है ये एक वर्ड है that is a compound noun also, and there is made up of preposition and noun. So this is the combination of preposition plus noun. So these are the different names that are joined together and they have got a name that is compound noun. That is the combination of noun plus adjective. Noun plus adjective, as noun is truck, noun is hand, adjective is full. फुल हम इस तरह लिख देते हैं, लेकिन जब मैं इनको ज्वाइन करूंगा तो ट्रक फुल जो है वो लिखा जाएगा without double L. Truckful, as we write thankful, grateful, truckful, FUL. It is not written as FULL. And handful, it means that what is truckful? Truckful means a noun and full is an adjective. So combination of noun plus adjective. Truckful means that एक ट्रक जो कि भरा हुआ ट्रक हम इसको कह सकते हैं. तो इसका सेंटेंस ये हो सकता है, I need a truck full of bricks. I need a truck full of bricks, के मुझे जो है वो ईंटों से भरा हुआ एक ट्रक चाहिए. अगर मैं इसको पोलर्स में यूज करना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा I need 10 truckfuls of bricks. truckfuls उसमें आ जाएगा बिकॉज हम कंपाउंड नाउन को पोलर बना रहे हैं. इसी तरह से अब हैंडफुल है, हैंडफुल से मतलब है भरा हुआ हाथ या भरी हुई मुट्ठी जिसे हम कह सकते हैं. सो भरा हुआ क्या है कि I was having a handful of grains, कि मैं मेरे हाथ जो था वो ग्रेन से या अनाज से दानों से भरा हुआ था. तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जिनको मिलाने से जो है कंपाउंड नाउन जो है वो एग्जिस्ट करता है. और कंपाउंड नाउन के अंदर जब हम यूज करते हैं तो अब ये हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि ये दो नाम हैं जो दो वर्ड से मिलकर बना है, दो नाउन से मिलकर एक कंपाउंड नाउन बना है. तो इसमें ज्यादा स्ट्रेस जो है, ज्यादा फोकस जो है वो हमारा पहले नाम पे होना चाहिए या दूसरे नाम पे होना चाहिए. तो मोस्ट केसेस के अंदर जो स्ट्रेस होता है, जो पहला वर्ड होता है उसके ऊपर. यहाँ पे एक मैं वर्ड लिख देता हूं, पिंक बॉल एंड बास्केटबॉल. इट इज नाउन नाउन कॉम्बिनेशन, इट एडजेक्टिव प्लस. अगर हम देखें जब हम बात करते हैं पिंक बॉल तो इसमें दोनों वर्ड्स के ऊपर इक्वली स्ट्रेस आता है बिकॉज एडजेक्टिव प्लस नाउन रिक्वायर इक्वल स्ट्रेस. एडजेक्टिव प्लस नाउन, क्योंकि नाउन जो है वो बेसिकली मेन हिट हम नाउन को कर रहे होते हैं, एडजेक्टिव उसको क्वालिफाई कर रहा होता है, तो दोनों को हम लोग इक्वली स्ट्रेस करते हैं पिंक बॉल. लेकिन जब मैं इसकी बात करता हूं जो कि नाउन नाउन कॉम्बिनेशन है बास्केटबॉल, तो इसमें जो मेरा ज्यादा स्ट्रेस है वो इसके ऊपर आ रहा होता है बिकॉज दिस नाउन इज एक्चुअली इंट्रोड्यूसिंग द सेकंड नाउन. तो बास्केटबॉल तो बेसिकली हम लोग जो है वो पता चल जाता है कि जो बॉल है बास्केट से मुताल्लिक है, बास्केटबॉल एक गेम से मुताल्लिक है. अच्छा, बास्केटबॉल के बाद जो स्ट्रेस है ये बहुत ज्यादा है, तो इसमें जो स्ट्रेस है उसका भी थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है. लेकिन वो डिपेंड करता है कि क्या क्वेश्चन के अंदर ये चीज पूछी गई है या नहीं. मोस्टली क्वेश्चन के अंदर जस्ट यू हैव टू अंडरलाइन, यू हैव टू चूज और फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड नाउन.
So it is not difficult or rather lengthy due to different combinations. So it is easy to understand how we can characterize it, we can understand the definition, we can write 2 to 3 times the different combinations and make different nouns. So it would become easy for all of us for understanding, for using them in different sentences, in making stories, essays, and we can write down different vocabulary words made up of compound nouns, collective nouns, different type of nouns. It would become easy for us, we will become more informative, we will become more understandable, different types of noun. तो यही चीजें जो होती हैं आगे ग्रामर का पार्ट बनती हैं, बहुत से सेंटेंसेस का पार्ट बनती हैं. So this is a whole story about the compound noun. So it is enough for today, and on tomorrow inshallah we will discuss 1 or 2 more types of nouns. For example, there are possessive nouns or some sort of 1 or 2 examples are remaining. So we will end the noun with last 2 to 3 or 4 types of nouns. So हमें क्या करना है, हमें प्रैक्टिस करनी है. जस्ट आप अगर इसको देखकर समझते हैं और आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आता है, उसके बाद अगर आप इसको लिख लेते हैं, इट वुड बिकम द पार्ट ऑफ योर ब्रेन मेमोरी. तो जस्ट पढ़ने से शायद उतनी ज्यादा देर तक जो है वो असर आपके माइंड में ना रहे, लेकिन अगर आप लिख लेते हैं तो बहुत ही ज्यादा इसका जो है वो रिजल्ट आएगा. सो इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ दोबारा इंशाल्लाह आपके सामने हाजिर होऊंगा. बहुत शुक्रिया आपका. और जो दोस्त इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो उनसे मैं ये कहूँगा हमारी टीम का हिस्सा बने. अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें. अगर आपकी कोई ओपिनियन है या सजेशन है तो आई विल वेलकम दैट बाय द कोर ऑफ माय हार्ट. मैं उसको बहुत ज्यादा वेलकम करूंगा कि हमें इस इंग्लिश ग्रामर की जो एक सीरीज चल रही है इसको मजीद हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट डे विद अ न्यू लेक्चर वी विल मीट टुगेदर इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज.